हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सारे इवेंट्स की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। और इस इवेंट से जीके में काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस होता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और कुछ भी आप मिस मत कीजिए, और जो भी इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट डाउन भी कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे आपको एक यूजफुल कंटेंट दिया जाता है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इसका एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट जो था उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो जो प्लासी का युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद जो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे देश में उन्होंने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगले कुछ दशक में ही जो हमारा देश था वो लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाता है। उसके बाद जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पे शुरू होता है, तो बहुत सारे इस तरह की रूल्स रेगुलेशन और ऐसी ऐसी चीज़ें उठाई जाती हैं जो कि यहाँ के देशवासियों के लिए इसको बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल था। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स की शुरुआत होती है। और मोटे तौर पे जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1857 में हुई थी, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और इसके साथ साथ उसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, फिर 1857 का रिवोल्ट भी कहा जाता है। और इसे जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था वीडी सावरकर ने इस मूवमेंट के बारे में, जो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी उसमें उन्होंने 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तब 1857 के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो 1857 की शुरुआत जब होती है वो बैरक मतलब इसकी शुरुआत तो होती है मेरठ कैंटोनमेंट से, लेकिन जो इसका एक बीज स्टार्ट जो इसका एक जो बैकग्राउंड स्टार्ट होता है वो बैरकपुर जो कि बंगाल में पड़ता है वहाँ के कैंटोनमेंट एरिया से। वहाँ पे एक सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने क्योंकि उस दौरान ब्रिटिश जो सेना थी उसमें एक अलग तरह के कारतूस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक अफवाह पहले या उसमें क्या कितनी सच्चाई थी पता नहीं, तो कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी डाली जाती है इस कारतूस में, और उस कारतूस को बंदूक में डालने के लिए दांत से उसको तोड़ना पड़ता था। तो एक इस तरह का माहौल बनाया गया कि जो कारतूस है उसमें गाय की चर्बी डाली जाती है और सूअर की चर्बी दी जाती है। तो गाय जो था वो हिंदुओं के लिए पवित्र था, तो वो अगर हिंदू सिपाही अगर उसको मुंह से करते तो उनका धर्म भ्रष्ट होता। वही सूअर जो होता था वो मुस्लिम्स के लिए प्रोहिबिटेड था, तो मुस्लिम सिपाही उसका धर्म भ्रष्ट होता था सूअर की चर्बी की वजह से। तो इस यह जो एक पूरी की पूरी अफवाह बोलिए या जो भी चीज़ें बोलिए, जब वो पूरा सिपाहियों के बीच फैला तो मंगल पांडे ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने उस चर्बी को यूज करने मतलब उस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। और फिर बैरकपुर में एक आंदोलन होता है, और जिसमें मंगल पांडे जो थे वो एक लीडर के रूप में वहाँ पे नेतृत्व करते हैं, लेकिन मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, वहाँ पे उनको फांसी दी जाती है। तो एक तरीके से ये भी मतलब ये जो मंगल पांडे थे वो पहले शहीद थे फ्रीडम मूवमेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के पहले ऐसे सिपाही थे जिन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद मेरठ कैंटोनमेंट एरिया में एक वहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह किया, और उसके बाद वहाँ पे जितने भी गोला बारूद जो भी हथियार थे उसको उन्होंने कब्जा कर लिया, और वहाँ जो उनके जो अफसर लोग थे उनको मार के वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़े। फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजन्स के सिपाही उनसे मिलते चले गए। और इसमें एक जो क्वेश्चंस आता है वो अलग बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इसमें जो कि रजवाड़े थे उस वक्त, जो राज्य थे जहाँ पे राजाओं का शासन था, उन लोगों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पूरा जब मेरठ से जब सिपाही दिल्ली की तरफ आए और बाकी अलग अलग जगहों से भी सिपाही आ रहे थे, और वो दिल्ली में आते हैं, लाल किला के अंदर जाते हैं, और उस वक्त मुग़ल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, तो उनको उन्होंने अपना नेता चुना और उनको बादशाह के रूप में उनको घोषित करते हुए इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो ये भी पूछा जाएगा कि उसके बाद उस वक्त मुग़ल रूलर कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे। फिर उस वक्त अवध के सिपाहियों ने विद्रोह किया, तो अवध के सिपाही और जो नवाब थे तो उन्होंने जो विद्रोह किया था तो वहाँ पे बिरजिस कद्र या फिर हजरत महल, बिजलिस कद्र जो थे वो हजरत महल के बेटे थे और वो एक माइनर थे।
तो उनके बिहाफ पे जो हजरत महल थी उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया, झांसी में लक्ष्मीबाई ने इस नेतृत्व को लीडरशिप दी। वहीं बिहार के आरा के एक जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने मतलब 80+ उनकी एज थी और वहाँ पे उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। तो ये एक मोटा मोटी जो उस समय के लीडर्स थे, इस पर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि किस रीजन को कौन लीडरशिप दे रहा था, तो आप इसके ज़रिए इसको आंसर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते, लेकिन ये जो आंदोलन था वो बड़ी बेरहमी से दबा दिया गया और आगे चल के हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी था वो भी इसके बाद यहाँ पे ख़त्म होता है और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने अपने हाथ में शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया और जो क्वीन जो ब्रिटेन की महारानी थी वो भारत की महारानी बन जाती हैं। तो ये एक तरीके से फॉर्मल जो एक भारत जो था फॉर्मली ब्रिटिश शासन के अंदर 1857 के बाद आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कई वर्षों तक, मतलब दशकों तक कोई आंदोलन नहीं हुआ और फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और इस कांग्रेस से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। WC बनर्जी, उमेशचंद बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। मुंबई में और दिसंबर के महीने में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित होता है। तो कांग्रेस से जुड़ी हुई ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना तो होती है, लेकिन कई वर्षों तक कांग्रेस कोई भी मूवमेंट नहीं चलाता है, बल्कि एक बुर्जुआ वर्ग के लोगों का, एक पढ़े लिखे वर्ग के लोगों का एक एनुअल फंक्शन टाइप का बन के रह जाता है कांग्रेस। इसके बाद 1905 का टाइम आता है और जो यहाँ के वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे और उन्होंने बंगाल के प्रोविंस को डिवाइड कर दिया, उसको 2 भाग में बांटा। वैसे तो इसके पीछे क्या रीज़न दिया गया, क्योंकि बंगाल प्रोविंस काफ़ी बड़ा था जिसकी वजह से इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिवीज़न किया गया था, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र पे एक प्रोविंस के अंदर रखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो उस वक्त के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इसको धर्म के आधार पर इस बंटवारे को देखा, जो कि किया भी गया था कि जो हिंदू बहुल एरिया था उसको अलग किया गया और मुस्लिम बहुल एरिया को अलग किया गया। और क्योंकि 1857 के बाद से ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि भारत को अगर शासन करना है तो फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपनाना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एक बन के रहेंगे तो इस देश पे शासन करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसके बाद से उनकी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ ऐसी आई जिससे कि डिवाइड एंड रूल का जो उनकी पॉलिसी थी उसको बढ़ावा दिया गया। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। अब इसके विरोध में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इस आंदोलन का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। इस आंदोलन में 3 नाम जो थे वो काफ़ी प्रचलित हुए, लाल, बाल और पाल। तो बाल जो थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाल जो थे लाला लाजपत राय और इसके बाद बाल जो थे वो बिपिन चंद्र पाल। और ये तीनों 3 अलग अलग रीजन्स का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे जहाँ पे तिलक जो थे वो बॉम्बे प्रोविंस का नेतृत्व कर रहे थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल का, और जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब का नेतृत्व कर रहे थे। और इस दौरान एक पहली बार जो स्वदेशी का नारा दिया गया, जिसमें कि ब्रिटिश जितनी भी सेवाएं थी, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश कोर्ट थे या फिर ब्रिटिश जो सरकारी नौकरियां थी, इन सब का बहिष्कार किया गया। जो ब्रिटिश कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया, उनकी होली जलाई गई। इस दौरान एक कल्चरल मूवमेंट भी चला और बंगाल में हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा जो बांग्ला राष्ट्रवाद की एक कहीं ना कहीं एक अवधारणा थी वो भी इसी दौरान निकल कर सामने आई। इस दौरान एक राष्ट्रवादी एक कल्चरल जो नेशनलिज्म था उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिला और बंगाल में हम देखते हैं दुर्गा पूजा को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, या फिर जो वंदे मातरम गाना गाकर पूरी प्रभात फेरी निकाली जाती थी, या फिर तिलक ने बंगाल वहाँ पे बॉम्बे में जो गणपति महोत्सव को बढ़ावा दिया। इस दौरान 2 पत्रिकाएं भी तिलक ने निकाली, उनका नाम था मराठा और केसरी। केसरी जो था वो मराठी में था और मराठा जो था वो इंग्लिश में था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्वदेशी मूवमेंट भी था वो सक्सेसफुल हालांकि नहीं हो पाता है और बाद में यह आंदोलन जो था वो अपने ही रफ्तार में धीमी पड़ जाता है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से अगले कुछ वर्षों तक कोई भी आंदोलन भारत में खड़ा नहीं हो पाता है ब्रिटिश शासन के खिलाफ।
इसके बाद 1915 का टाइम आता है और महात्मा गांधी जो कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चला चुके थे, वो भारत वापस आते हैं। और भारत आने के बाद वो कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से मिलते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उस वक्त बहुत बड़े एक कांग्रेसी नेता थे और उन्होंने महात्मा गांधी को यह एक एडवाइस दिया कि भारत में कोई भी मूवमेंट चलाने से पहले यह ज़रूरी है कि गांधी जो है वो भारत को अच्छे से जान लें और इसके लिए उन्हें पूरे हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा, हिंदुस्तानियों से मिलना पड़ेगा। फिर गांधी ने अगले 1 वर्ष तक कोई भी मूवमेंट नहीं चलाया, बल्कि जो रेलवे के 3rd क्लास के डब्बे से वो पूरे जहाँ पे जो भी यातायात जो भी सुविधाएं थी यातायात की, कम्युनिकेशंस की, उसके ज़रिए वो पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने चक्कर लगाया और उस देश को जानने की और समझने की कोशिश की। इसी दौरान एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस होता है और वो होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मंच पे आना, और जिसमें कि जहाँ एक तरफ एनी बेसेंट और तिलक जो कि होम रूल, क्योंकि कांग्रेस जब कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने से मना कर रही थी तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट उन्होंने अपना एक अलग आंदोलन खड़ा किया था और उस आंदोलन का नाम था होम रूल लीग। ये भी एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो तिलक का होम रूल लीग था और एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। तो इन दोनों के प्रयास से 1915 में कांग्रेस पार्टी और इसके बाद मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पे आते हैं और एक साथ एक मूवमेंट चलाने की इन्होंने घोषणा की। होम रूल लीग के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट जो है लाला हरदयाल, इसके जो मेन लीडर थे वो लाला हरदयाल थे और ये मेनली जो था वो यूएस में, कनाडा में जो बाहर जो इंडियन रह रहे थे उन्होंने यह मूवमेंट चलाया था। इसके बाद जो एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है वो होता है चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि इस दौरान गांधी जी हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर चुके थे और यहाँ की जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन था उसको समझ चुके थे। फिर बिहार के चंपारण का नाम का एक जगह था, वहाँ पे एक व्यवस्था का ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई गई थी, 3 कठिया सिस्टम। इसमें होता है कि जो भी लैंड होल्डिंग किसानों के पास होती थी उसका 1/3 जो एरिया होता था उस पर उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी। अब नील की खेती करने से जहाँ एक तरफ वो काफ़ी महंगी खेती होती थी क्योंकि एक कैश क्रॉप था, तो उसके लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ जो नील की खेती की वजह से जो उनकी ज़मीनें थी वो भी बंजर होती चली गई, जिससे वहाँ के जो किसान थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब होती चली गई थी। तो राजकुमार शुक्ल जो कि वहाँ के एक लोकल लीडर थे कांग्रेस के बिहार के, वो गांधी जी के पास आते हैं और वो गांधी जी को बोलते हैं कि आप वहाँ चलिए और आप इस सिस्टम के खिलाफ आप एक आंदोलन कीजिए। उनके कहने पे गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने एक आंदोलन चलाया, भूख हड़ताल किया और उसके बाद और गांधी के जितने भी मूवमेंट्स थे वो किसी में भी हिंसा का कहीं पे कोई, क्योंकि गांधी ये चीज़ समझ चुके थे कि हिंदुस्तान एक गरीब राष्ट्र है और ब्रिटिश शासन बहुत शक्तिशाली ब्रिटिश के पास बहुत शक्ति है। तो क्योंकि 1857 में एक आर्म्स मूवमेंट हो चुका था और जिसका क्या हश्र था वो पूरे जो भी हम सब जानते हैं कि उसका क्या हश्र किया था ब्रिटिश सेनाओं ने। तो गांधी इस चीज़ को अच्छे से समझते थे कि अगर हमें ब्रिटिश को बाहर करना है तो हमें एक नॉन वायलेंट तरीके से मूवमेंट चलाना होगा और एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना होगा, और तभी हम ब्रिटिश न सिर्फ ब्रिटिश के शासन हम के सामने एक नैतिक बल्कि एक मोरल जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसके साथ खड़े होंगे तो वो झुकेंगे ही, इसके साथ साथ पूरी दुनिया से हमें सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए गांधी ने नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को का जो तरीका था उसको एक विपन के रूप में इस्तेमाल किया। तो जब वो चंपारण पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें रोक दिया जाता है अंदर जाने से, तो वहीं पे वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है, वो जुर्माना देने से मना करते हैं और उसके बाद लास्ट में वहाँ की जो भी लोकल अथॉरिटी थी ब्रिटिश शासन की वो गांधी के सामने उनको झुकना पड़ता है और यह सिस्टम जो था वो ख़त्म हो जाता है। तो गांधी का भारत में जो पहला मूवमेंट था वो चंपारण सत्याग्रह था और यह सत्याग्रह जो था वो पूरी तरीके से सफल हुआ। उसके बाद चंपारण के बाद गांधी का जो दूसरा आंदोलन था वो अहमदाबाद लेबर यूनियन के सपोर्ट में उन्होंने एक आंदोलन किया था और अहमदाबाद में जो था वो कॉटन मिल्स का एक हब हुआ करता था और आज भी है। तो वहाँ के जो लेबर क्लास था वहाँ जो भी वहाँ मिल के मालिक थे वो एक प्लेग बोनस दिया जाता था, उसको हटाने के
हटाने के चक्कर में थे। वहीं दूसरी तरफ किसानों का यह जो मज़दूरों का यह डिमांड था कि आप उनको मतलब 35% वेज हाइक उनको मिलना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे एक उन्होंने स्ट्राइक किया कि जो भी मज़दूर लोग थे, और उसमें गांधी का उन्हें सपोर्ट मिला और ये मूवमेंट भी सफल होता है, और जो भी उनको हाइक मिल सकता था वो हाइक गांधी उनको दिलवाते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और 1918 का साल आता है और गांधी फिर एक और मूवमेंट चलाते हैं, खेरा सत्याग्रह। खेरा जो है वो भी गुजरात का ही एक तालुका है। वहाँ पे बहुत सूखा पड़ गया था और सूखे की वजह से जो फसल थी वो काफ़ी बर्बाद हो गई, उपज कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जो किसानों से जो कर लिया जाता था, तो ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर उस कर को ख़त्म नहीं करना चाह रही थी, मतलब कम नहीं करना चाह रही थी, जिससे किसानों की स्थिति ख़राब होती चली गई। तो यहाँ पे गांधी ने सरदार पटेल को आगे किया और सरदार पटेल के नेतृत्व में वहाँ पे आंदोलन चला और यह आंदोलन भी सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह क्या था? तो एक रॉलेट एक्ट एक पारित किया गया था, और इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति के घर में, मतलब अगर किसी ब्रिटिश अथॉरिटी को ये शक होता है कि कोई जो सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल है, तो उनको उठाकर गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी FIR, बिना किसी कोर्ट में पेशी के। वो उसे महीनों तक जेल में रखा जा सकता है उस व्यक्ति को। साथ ही उस घरों में जाकर उनकी सर्च वारंट के बगैर उनके घरों में जाकर सर्च वगैरह किया जा सकता था। तो ये एक तरीके का बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और बहुत ही एक ऐसा कानून था जो कि जिसके ज़रिए जो भी उस वक्त फ्रीडम मूवमेंट जो भी शामिल लोग थे उनको प्रताड़ित करने का एक विपन था ये ब्रिटिश शासन के लिए। तो इस एक्ट के खिलाफ एक आंदोलन चला गया और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह इसको कहा गया। और यह जो टाइम पीरियड था वो था 1919 में यह एक्ट लाया गया था। और फिर इस दौरान इस सत्याग्रह के दौरान ही एक बहुत ही भयानक घटना घटती है, चौरी चौरा की घटना। और क्योंकि ये जो पूरा एरिया जो मूवमेंट का जो पूरा एक रीजन था वो पंजाब का रीजन में ये काफ़ी फैला हुआ था। तो वहाँ पंजाब कांग्रेस के कुछ लीडर थे, वो जालियांबाग के आसपास वो अपना एक मूवमेंट चला रहे थे। लेकिन उसी दिन 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का एक फेस्टिवल होता है जो कि पंजाब में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आम पब्लिक बैसाखी के फेस्टिवल में जो मेला लगता है उसमें शामिल होने के लिए गई थी। लेकिन वहीं पे कांग्रेस का भी एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी उसी जालियांवाला बाग के अंदर। तो जनरल डायर जो कि उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, जो वहाँ के प्रमुख थे, वो वहाँ पे जाते हैं। और क्योंकि जालियांवाला बाग का जो पूरा एंट्रेंस और एग्जिट दोनों एक ही होता है और वो काफ़ी सकरा जगह होता है, तो उस एग्जिट जो एंट्री पॉइंट है उसको बंद कर दिया जाता है और उस अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं जो पब्लिक होती है उसके ऊपर। इसमें कांग्रेस के भी लीडर मरते हैं और आम पब्लिक मरती है, और इसमें हज़ारों की संख्या में जो इंडियंस थे वो इसमें मारे जाते हैं। अब इसका हर जगह इस घटना का विरोध होता है, और इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा, वो उसको वापस कर देते हैं। अब इसी दौरान दो और मूवमेंट होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है खिलाफत मूवमेंट और दूसरा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये जो पूरा पीरियड था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की, जो कि मुसलमानों का जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते थे, खलीफा, उनका एक मतलब उनकी शासन जो होती थी वो टर्की में थी। टर्की ब्रिटिश की जो एलाइज फोर्सेस थी उसके अगेंस्ट लड़ रही थी। तो जो ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया में थी उन्होंने ये वादा किया था यहाँ के मुसलमानों से कि अगर टर्की हारती है इस युद्ध में तो खलीफा के साथ कुछ भी मिसबिहेव या गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही टर्की हारती है तो खलीफा के साथ जो ब्रिटिश और उनके अलाइज फोर्सेस थे उन्होंने उसके साथ काफ़ी गलत किया, और जिसके विरोध में यहाँ पे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, और इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं अली ब्रदर्स। इसी दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली बार पूरे जो ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो एक, अभी तक तो आपने देखा कि छोटे छोटे जो मूवमेंट्स थे उन्होंने गांधी ने चलाए, कि चंपारण में हो गए, मतलब एक छोटे से तालुके में वो मूवमेंट चला रहे थे। लेकिन अब एक ऑल इंडिया लेवल का एक मूवमेंट चलाया गया और इसको नाम दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जहाँ एक तरफ मुस्लिम लड़ रहे थे खलीफा के मुद्दे पर, वहीं कांग्रेस जो लड़ रही थी वो रॉलेट एक्ट या फिर इस तरह की जो भी ब्रिटिश नीतियाँ थी उसके खिलाफ। तो दोनों ने मुस्लिम जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक करके दोनों ने साथ मिलकर इस पूरे आंदोलन को चलाया। और आखिरी बार 1857 के बाद
आखिरी बार ऐसा कोई मूवमेंट था जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर चल रहे थे, और हिंदू मुस्लिम एकता की एक गजब की मिसाल इस दौरान देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटती है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह में। चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को अंदर बंद करके जो भीड़ थी, जो गुस्साई हुई भीड़ थी, उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए। इस घटना के बाद से मतलब गांधी को इससे काफ़ी एक दुख हुआ और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बहुत सारे पक्ष हैं, लोग इसके विरोध में भी आए कि जब आंदोलन अपने पीक पे था तो गांधी ने क्यों इस आंदोलन को वापस लिया। लेकिन गांधी की उनकी अपनी एक विचारधारा थी, अपना एक तकनीक था जिसके जरिए वो आंदोलन को आगे बढ़ाते थे। तो उनका ये मानना था कि जब आंदोलन उग्र होने लगे, जब हिंसा की बात होने लगी, क्योंकि जैसी अगर एक जगह कहीं पे हिंसा होती तो हर एक पूरे आंदोलन को बुरी तरीके से दबाया जा सकता था। एक हिंसा का बहाना लेकर हर एक सत्याग्रहियों को के ऊपर गोलियां चलाई जा सकती थी। तो इससे पहले ही गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण इवेंट है वो है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली भी एक गुजरात का ही एक जगह थी जहाँ पे किसानों का यह आंदोलन था, और इसका नेतृत्व भी सरदार पटेल ने किया था। इसका एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी मूवमेंट के दौरान जो बारदोली की जो लेडीज़ थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है। और साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन था जो इंडिया के लिए कुछ कानून बनाए जाने थे, और जिसके लिए एक कमीशन का नेतृत्व का गठन किया गया था। और इस कमीशन का जो नेतृत्व था वो एंड्रू साइमन ने किया था। अब इस कमेटी में एक भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था, और इस वजह से इस कमेटी का विरोध किया गया। जब यह कमेटी इंडिया आई और यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए, जो भी मतलब आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो हर जहाँ यह कमेटी गई, जहाँ भी ये कमीशन के लोग गए, वहाँ इनका विरोध हुआ। और इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय के ऊपर पुलिस ने लाठियाँ चलाई, और जिससे गंभीर रूप से वो घायल हुए, और जिसके बाद उनकी कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, क्योंकि उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। इसके बाद भगत सिंह, जो कि पंजाब के एक बहुत ही होनहार लीडर थे, उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ जो भी की मृत्यु का बदला लिया, और जो सॉन्डर्स, जो कि इस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार थे, उनकी उन्होंने हत्या कर दी, और जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा भी आगे चलकर दी गई थी। अब साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आया, और नेहरू इसका जो यह कमीशन जो बना था वो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में यह कमेटी का गठन किया गया था। और इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मिनी संविधान की रचना हुई थी, वो नेहरू रिपोर्ट के जरिए की गई थी। इसके बाद जो मुख्य एक इवेंट है वो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन है, और यह जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वो जवाहरलाल नेहरू, और पंडित नेहरू पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। उस वक्त वो काफ़ी यंग थे और काफ़ी ब्राइट लीडरशिप के उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो काफ़ी मॉडर्न थी और काफ़ी एग्रेसिव थी, और उनका साथ दे रहे थे इसमें सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी इस पहली बार जो पूर्ण स्वराज का एक नारा दिया गया था वो लाहौर सेशन में ही दिया गया था, और क्योंकि अभी तक डोमिनियन स्टेटस या फिर सेल्फ रूल की बात की जाती थी, अब हुआ कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जो पूर्ण स्वराज का नारा था वो पहली बार 1929 के लाहौर सेशन में दिया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत होती है, और जो 1930 में होती है। और इस दौरान इसका जो मुख्य मेन पॉइंट्स हैं वो है सॉल्ट सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है, और साबरमती आश्रम से गांधी जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस का पूरा नेतृत्व पूरा एक कार्यकर्ता निकलते हैं, वॉलंटियर्स निकलते हैं, और गुजरात का ही एक कोस्टल एरिया है दांडी, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे नमक बनाकर इस कानून को तोड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेज शासन के दौरान जो नमक था उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, और जिसकी वजह से नमक, क्योंकि हर घर की ज़रूरत होती थी, हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर व्यक्ति खाता था। तो गांधी ने नमक को चुना अपने सत्याग्रह में विरोध को जताने के लिए, और दांडी में समुद्र के किनारे नमक बनाया गया, और इस आंदोलन को इस कानून को तोड़कर एक नॉन कॉपरेशन या सिविल डिसओबीडिएंट की बात की गई थी।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया, और सरोजिनी नायडू भी उसमें शामिल हुई थी। इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, लेकिन मेन यही पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। लेकिन यह आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला और इसे वापस ले लिया गया, और जो भी उस वक्त के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट हुई। क्योंकि यही वो टाइम था जब भगत सिंह को भी फांसी की सज़ा मिली थी। तो इसके लिए गांधी जी की काफ़ी आलोचना होती है कि गांधी इरविन पैक्ट के जरिए अगर चाहते तो भगत सिंह की जो भी उनको फांसी की सज़ा जो थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको कन्वर्ट करवा सकते थे। खैर ये कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, लेकिन ये इस आंदोलन का ये फैक्ट्स है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक इवेंट है, हालांकि उसके बाद कई छोटे छोटे और भी मूवमेंट्स चले हैं, लेकिन CUET में या फिर जो CUET में वो सारे शायद नहीं पूछे जा सकें। तो इसके बाद जो एक मेन मूवमेंट चला था वो क्विट इंडिया मूवमेंट का फेज है, और यह क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1942 में। अब इस मूवमेंट की शुरुआत होती उससे पहले एक दिन पहले ही जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जिसके बाद क्योंकि इस मूवमेंट की शुरुआत मुंबई से होनी थी, तो और उस वक्त सिर्फ अर्ना सफली जो कि अंडरग्राउंड थी, फिर उन्होंने मुंबई का जो आज़ाद मैदान था वहाँ पे तिरंगा फहराया और इस आंदोलन की शुरुआत की, और पूरे देश में जो इस आंदोलन यह आंदोलन फैला, और इस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि क्या गांधी का जो एक नॉन वायलेंस का जो एक उनकी नीति थी, क्या उससे उनका विश्वास खत्म हो गया था कि करो या मरो का नारा दिया। लेकिन ये सब एक अलग मुद्दा है। जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि करो और मरो का नारा गांधी ने दिया, और इस दौरान पूरे हिंदुस्तान में जो था वो यह आंदोलन फैल गया था। लेकिन इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, और जिसकी में जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी नींवें काफ़ी हिल गई थी, क्योंकि यह युद्ध जो था वो आर्थिक रूप से ब्रिटेन को बिल्कुल खोखला कर दिया था। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक सीरीज ऑफ जितने भी इसके उपनिवेश थे, जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटिश सरकार की, वो एक एक करके अलग होने उनको आज़ादी मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हमारे देश में भी आज़ादी मिलती है, हमारे देश को भी आज़ादी मिलती है 1947 में। लेकिन यह आज़ादी हमें की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत होती है पार्टीशन के रूप में। अब पार्टीशन के बारे में भी थोड़ा सा मेन पॉइंट्स बताते हैं कि पार्टीशन जो पाकिस्तान का जो वर्ड था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने कभी लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे, और उनके नेतृत्व में ही सारा का सारा पार्टीशन मूवमेंट चला। लियाकत अली खां उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे बड़े नेता थे। पाकिस्तान का जो पार्टीशन जब होता है तो पाकिस्तान बनता है, और मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के कायदे आजम बनते हैं, और लियाकत अली खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और हमारे यहाँ भी पंडित नेहरू के नेतृत्व में अपनी स्वदेशी सरकार का गठन होता है, और जिसमें अलग अलग सभी दल के नेताओं को शामिल किया जाता है, ताकि एक विकसित भारत की नींव जो है वो डाली जा सके और उसकी शुरुआत की जा सके। तो ये था जो भी मेन मूवमेंट हुए उसके बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया। अब यहाँ पे कुछ जो मेन इवेंट्स था वो मैंने आपको बता दिया। तो इससे काफ़ी कुछ CUET में तो इससे मेनली कवर हो जाएगा आपका। बाकी जितने कंपटीशन का लेवल जितना ऊंचा होता है उसमें उतने ही अंदर से सवाल होते हैं, लेकिन CUET में उतना अंदर का सवाल नहीं पूछा जाता है। तो CUET में तो आपको इससे कवर हो सकता है। थोड़ा बहुत आपका जो बचेगा वो आपका मॉडर्न जो थर्ड पार्ट है हिस्ट्री की बुक है उससे आपका कवर हो जाएगा। तो ये एक वीडियो काफ़ी है आपका GK का हिस्ट्री पार्ट को जानने के लिए, हिस्ट्री पार्ट का जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है उसको जानने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।